वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड अलग राज्य आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ उनके पिता, झारखंड आंदोलनकारी सहपाठी शिबू सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन के एक एक आंदोलनकारी को पूरा मान सम्मान और अधिकार देने का राज्य सरकार ने संकल्प ले रखा है और इस आंदोलन के अंतिम पंक्ति में शामिल आंदोलनकारियों को भी चिन्हित कर उनका हक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया आवेदन प्रपत्र काफी सरल बनाया गया है ताकि हर आंदोलनकारी आसानी से अपने दावे को आयोग के समक्ष समर्पित कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की धरती ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया है। उन्होंने देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड अलग राज्य के लिए हुआ आंदोलन भी देश की आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं है। एक लंबे संघर्ष के बाद हमें झारखंड राज्य मिला और इसमें अनगिनत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कई परिवार शहीद हो गए और ये राज्य उनकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। एक लंबे प्रयास के बाद, लंबे आंदोलन और अनगिनत शहादत के बाद कैसे राज मिला, किन मुसीबतों को झेलते, किन पहाड़ पर्वत और किन कठिनाई भरी रास्ते से चलकर ये राज हमें मिला है, ये आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमको लगता है कि आदरणीय गुरुजी ने जब इस राज को अलग करने की बात कही थी तो इस राज के लोग इनकी बातों को हंसी में उड़ाते थे कि क्या यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी राज ले पाएगा। देश में कई राज्य बने, कई राज्य अलग हुए, लेकिन मैं समझता हूं जिस तरीके से इस भारत देश की आजादी की कहानी है उससे कम इस राज्य की आजादी की कहानी नहीं। राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी की आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी दोनों ही प्रत्याशी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। आपको बताएं कि आज राज्यसभा के लिए नामांकन वापसी का अंतिम दिन था और इसकी अवधि खत्म होने के साथ ही विधानसभा के प्रभारी सचिव सह रिटर्निंग ऑफिसर सैयद जावेद हैदर द्वारा झारखंड से राज्यसभा के लिए दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी से आदित्य साहू और जेएमएम से महुआ मांझी को निर्विरोध निर्वाचित मानते हुए जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। इस दौरान विधानसभा में बीजेपी और जेएमएम के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। आपको बता दें कि 2 सीटों के लिए 2 ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। साल 2014 के बाद ये पहला मौका है जब झारखंड से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी निर्विरोध चुनकर उच्च सदन जाए। निर्वाचित होने के बाद दोनों प्रत्याशियों ने अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया है। और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने यह जिम्मेवारी दी है। इससे संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जो गांव में, घर में कभी भी कोई कार्यकर्ता रहता है तो भारतीय जनता पार्टी हर से अर्थ तक पहुंचाने का काम करती है। इसका उदाहरण है कि हमसे पहले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, आदरणीय समीर राव जी को भी एक साधारण कार्यकर्ता से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का काम किया था और आज मुझे एक गांव में रहने वाला कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से, मंडल से, जिला से, प्रदेश स्तर से काम करते करते यहाँ तक आया हूँ। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और ये विश्वास देती हूँ आप लोगों को, वादा करती हूँ कि जिस उम्मीद के साथ मुझे राज्यसभा भेजा जा रहा है मैं उस पर खरा उतरूंगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचाने की कोशिश करूँगी और पार्टी को और आगे ले जाने का प्रयास करूँगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने रांची के तपोवन मंदिर में पूजा और हवन किया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। उन्होंने कहा कि सोनिया जी कोरोना काल में हम लोगों को आम जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित करती रहीं।
हम आज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। और वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हजारीबाग जिले के 16 प्रखंड के मतदाताओं को हजारीबाग पुलिस ने 107 के नोटिस भेजी है। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि मतदाताओं पर पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि हजारीबाग में कुछ लोग पंचायत चुनाव में बाधा डालने के लिए कार्य कर रहे हैं। चुनाव में किसी तरीके की बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए जिले के कटकमसांडी, विष्णुगढ़, कटकमदाग, पेलावल समेत अन्य प्रखंड से संबंधित थानों से ने मतदाताओं को 107 के नोटिस भेजकर उनके वोट डालने के अधिकार पर प्रहार किया है। मामले की शिकायत को लेकर जल्दी एसपी से बातचीत करूंगा। हजारीबाग में ऐसा पहली बार हुआ है कि मतदाताओं के ऊपर पंचायत चुनाव में 107 की नोटिस जारी की गई है। विधायक ने कहा कि मतदाता अगर दंगाई हो या फिर किसी प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के हो तो उन पर कार्रवाई करना जायज है। सामान्य मतदाता जो वोट देकर लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखते हैं, उन पर 107 की नोटिस जारी ना हो, ना उन पर नोटिस जारी होना लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव में 107 के नोटिस का प्रयोग किया है। हमको जहाँ तक जानकारी, कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र के रूरल एरिया के जितने भी थाने हैं, सभी ने 100+ लोगों पर 107 का नोटिस किया है। यह बोलते हुए, अब नोटिस की कॉपी मेरे पास अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको आपको उपलब्ध कराएंगे। और देवघर में पिछले दिनों जमीन कारोबारी दीपक सिंह की हुई हत्या मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हत्या आरोपी सभी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। हालांकि मृतक दीपक सिंह का परिवार हत्यारे को सजा दिलाने के लिए एसपी कार्यालय के चक्कर काट रहा है। मृतक दीपक सिंह की पत्नी प्रियंका कुमारी ने एसपी को लिखित आवेदन देकर, लिखित शिकायती पत्र देकर हत्या आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। वहीं मृतक दीपक सिंह के भाई ने बताया है कि साजिश कर उसके भाई की अपराधियों ने हत्या कर दी। मृतक के परिजन ने 7 मई को जसीडीह थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन जसीडीह थाना पुलिस ने अभी तक हत्या आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। मेरे जो भाई थे दीपक कुमार सिंह, उनको जो है 6 तारीख को घर से बुला कर गौतम कुमार सिंह ले गया सर और हत्या कर दिया सर। और थाना में जब हम एफआईआर कराएं तो सर अभी तक थाना वाला कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा सर। एक दिन भी थाना घूमने के लिए नहीं गया है सर। इसलिए सर हम यहाँ एसपी साहब के पास आए हैं सर, न्याय का गुहार लगाने के लिए। देखिए सर, छोटा छोटा 2 बच्चा है सर। और देवघर में कोरोना वैक्सीन से वंचित लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन जागरूकता रथ निकाला गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सी के शाही ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को सदर अस्पताल से रवाना किया। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि अभी भी कई लोग कोरोना वैक्सीन से वंचित हैं। साथ ही साथ कई अभिभावक अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन लेना जरूरी है। जानकारी नहीं है कि वैक्सीन लेने से क्या फ़ायदा होगा। जैसे वैक्सीन लेने से आदमी में इम्यूनिटी तो आएगी, कहीं भी कोरोना वायरस है उसके शरीर में मल्टीप्लाई उतना नहीं करेगा। इम्यूनिटी रहने के चलते उसकी संख्या, वायरस की वृद्धि नहीं होगी, बीमार सीरियसली नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा तो डेथ भी नहीं होगा। और इस तरह से जो है ये वायरस का फैलाव जो है रुक जाएगा। और दूसरी बात है कि जो भी अनइम्यूनाइज या लो इम्यूनाइज पर्सन रहेंगे उसमें वायरस जो है अपना संख्या बढ़ाएगा, डिजीज करेगा और कम्युनिटी में बना रहेगा। और झारखंड के पलामू में तरहसी थाना क्षेत्र के लालगड़ा के एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। इसी दौरान आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। जानकारी ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी, जिसके बाद स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। और महान समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की आज जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर उनके सहयोगी रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बताते चलें कि जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था और 2019 में उनका निधन हो गया था। जॉर्ज फर्नांडिस मजदूर नेता से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी और देश के रक्षा मंत्री तक का पद उन्होंने संभाला था। उनका रहन सहन काफ़ी सादगी वाला था। वो ट्रेड यूनियन नेता और राजनेता के साथ वो पत्रकार भी रहे थे। उन्होंने रेलवे, उद्योग, रक्षा, संचार जैसे अहम मंत्रालय संभाले। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1967 से 2004 तक कुल मिलाकर 9 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने ही नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी की स्थापना की थी और बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया था। बिहार में राज्यसभा के सभी 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राज्यसभा के नए नवनिर्वाचित सदस्यों में बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल, जेडीयू से खीरू महतो, आरजेडी से मीसा भारती और फयाज अहमद शामिल हैं। बिहार विधानसभा में हो रहे राज्यसभा चुनाव में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को स्क्रूटनी के बाद निर्वाचन का सर्टिफिकेट दे दिया गया। सभी 5 उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बीजेपी की तरफ से 2, आरजेडी की तरफ से 2 और जेडीयू की तरफ से 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया था। वहीं सभी उम्मीदवारों के नामांकन के बाद स्क्रूटनी की गई, जिसमें सभी वैध पाए गए। इसके बाद सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। और पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पीएम मोदी के काम को गिनाते हुए कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, लोगों का राजनीति के प्रति विश्वास बढ़ा है। पहले की सरकार सिर्फ घोषणा करती थी, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बात कही जाती है उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चौमुखी विकास कर दुनिया में देश का सर ऊंचा किया है। उनके 8 साल बेमिसाल रहे हैं। वो मधुबनी के एक निजी होटल के सभागार में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पहले की सरकार, इन्होंने 55-60 साल शासन किया, कांग्रेस उसकी मिली थी। इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा जो हम 1 रुपया यदि भेजते हैं पंचायत में तो मात्र 15 पैसे मिलते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो यदि 1 रुपया आता है तो किसान के खाते में 1 रुपया पहुंचता है। उसमें से कहीं भी बिचौलिया उस पर अभी नहीं है। चलिए, फिलहाल खबरों में वक्त हो गया एक छोटा ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि बिहार में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बन रहा है क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। हालांकि विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। रोड, पुल, पुलिया बन रहे हैं, लेकिन हर जगह भीड़ दिख रही है। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि जातिगत जनगणना। ये भी चाहते इसी के साथ साथ कि जिस तरह से जातीय जनगणना कराया जा रहा है, अब इसको निश्चित रूप से जनसंख्या विस्फोट जो बिहार में हुआ है उस पे भी कानून आना चाहिए और बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ताकि जो विस्फोट हुआ है जनसंख्या ये कंट्रोल हो। क्योंकि हम लोग विकास के गति को तेजी से अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है कि जैसे सिंगल रोड बनाते थे, डबल रोड बनाते थे, 4 लेन बना रहे, 6 लेन बना रहे, लेकिन भीड़ नहीं घट रही है। इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है कि हमको विकास का काम समझ में नहीं आता है। सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन हर जगह भीड़ है। तो जमीनें हमारे पास कम है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो अंतिम ये होगी कि मारा मारी की स्थिति रहेगी जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा। इसलिए बिहार में आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून बने ताकि विकास दिखे और लोग सुखी संपन्न से शांति से रह सके। और बिहार के कैबिनेट मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव के 5 जून को विरोध दल के रिपोर्ट कार्ड जारी करने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव राघोपुर की जनता के बीच जाकर अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी करें।
साथ ही साथ कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ी है, इसीलिए कांग्रेस को दूसरे दल की चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जेडीयू कार्यालय पहुंचे और जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना। इस दौरान जातीय जनगणना को लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जातीय जनगणना का प्रस्ताव 2 बार सदन में पारित किया गया, सर्वसम्मति से पारित हुआ है, लेकिन इस मामले को नीतीश कुमार काफी पहले से उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जातीय जनगणना पर राजद की जीत हुई, उसको लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि क्रेडिट कोई भी ले सकता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अलग से चर्चाएं होंगी। नीतीश जी के सार्वजनिक रूप से जब नीतीश जी ने इसके ऊपर बात की है तो उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बुला करके 15 वर्ष पूर्व इनको बताया था कि जातीय जनगणना कराना चाहिए, और उन्होंने उस समय के अपने तत्कालीन नेताओं से जाकर इस पर बात की थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और जातीय जनगणना की बात उन्होंने कहा था, मगर उस समय जनगणना शुरू हो चुका था, इसीलिए वीपी सिंह साहब ने कहा कि अभी समय नहीं हो सकता, लेट हो गया है। और इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जर्नलिस्ट लोगों को बताया है कि जातीय जनगणना के प्रति उनकी रुझान कैसे बढ़ी, तो जानकारी कैसे मिला, कैसे लगा कि नहीं भाई जातीय जनगणना होना चाहिए। इसीलिए कोई राजनीतिक दल होड़ लेना चाहता है, करना चाहता है, ये दूसरी बात है। मधुबनी में एसडीओ ने छापेमारी कर नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार भी बरामद की है। बता दें कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि नौकरी देने के नाम पर सैकड़ों युवाओं को बुलाया गया है, जिसमें जिला कोऑर्डिनेटर ने प्रखंड और पंचायत कोऑर्डिनेटर पद पर बहाली के लिए बेरोजगारों को 3,450 रुपये देने के लिए कहा है। साथ ही साथ कहा है कि रुपए नहीं देने वालों का चयन नहीं होगा। मामले की सूचना मिलते ही निजी भवन में किराए पर चल रहे कार्यालय पर छापेमारी की गई और फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। कुछ मीडिया बंधुओं के माध्यम से और फिर थाना से रिपोर्ट आया था कि यहाँ पे ये लोग सरकारी नौकरी देने के नाम पे कुछ छात्रों से उगाही की खबर आई। जब हम यहाँ पे पहुँचे और छात्रों से बातचीत किया तो पता चला कि इनको ऐसा बताया जा रहा है कि सेमी गवर्नमेंट एक नौकरी है, 70 साल की नौकरी देंगे, और कुछ जो पंपलेट वगैरह था उसमें सैलरी वैलरी भी लिखा हुआ था। तो प्रथम दृष्टया एक प्राइवेट मकान में तो सरकारी नौकरी नहीं होता, संदिग्ध रहा है। अभी थाना को हैंडओवर करवा दिया गया है, वो लोग जाके पूछताछ करेगा और छात्रों का बयान भी ले लेगा, इसमें क्या मतलब मामला है। उसके आधार पे हमको लग रहा है कि फ्रॉडिज्म का मामला है, तो अभी पुलिस जांच करेगी तो कुछ पता चलेगा, उसमें देखिए क्या पता चलता है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी बेतोहा बीओपी के जवानों ने जयनगर के रास्ते नेपाल जाने के क्रम में विदेशी महिला को हिरासत में लिया है। जयनगर थाना क्षेत्र के बेतोहा बीओपी ने ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार महिला पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की मौसिकी कौनसेसा सांजा बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तारी के बाद अफ्रीकी महिला की मेडिकल जांच कराई गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे जयनगर थाना क्षेत्र के बेतोहा गांव स्थित भारत नेपाल सीमा पर महिला टेम्पो से बॉर्डर की तरफ जा रही थी, तभी भारतीय सीमा चौकी पर जांच के दौरान एसएसबी ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद एसएसबी के अधिकारियों और एजेंसियों के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की है। हालांकि महिला नेपाल की तरफ क्यों जा रही थी, इसका खुलासा तो नहीं हो सका है। फिलहाल महिला से पूछताछ जारी है। और वहीं मधुबनी के बिस्फी औसी थाना क्षेत्र के खैरी बांका में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई और पूर्व जिला परिषद रेहाना खातून समेत मोहम्मद सफीकुल शाह के सरकारी जमीन और रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। बिस्फी सीओ श्रीकांत सिन्हा ने बताया है कि एक शिकायत के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया था, इसी के चलते जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। और वहीं अतिक्रमण खाली कराने गई महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की भी की गई और महिलाओं ने पुलिस प्रशासन को रोकने की पूरी कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ अभद्रता भी की गई। सरकारी जमीन पर ही वर्षों से बहुत सारे लोग बसे हुए थे और मिस रेहाना खातून जो हैं इनके द्वारा बार बार नोटिस देने के बावजूद भी ये ज़मीन खाली नहीं की थी। एक अशफाक हुसैन कर नाम के जो आदमी है उनके द्वारा केस किया गया था। उसके रास्ता को अतिक्रमण कर ली थी। उसके घर से निकलने के लिए जो रास्ता था वो पूर्ण अतिक्रमित था।
वो अतिक्रमण रास्ता को हटाने के लिए ये लोग सरकारी जमीन से जो घर बनाए थे उसको हटाए। और मधुबनी के समाहरणालय परिसर से बाइक चोरी करते हुए एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि बाइक का मालिक किसी काम से बाइक को खड़ी करके DCLR कार्यालय में गया था। चोर ने इसी का फायदा उठाना चाहा और चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कहाँ से आ रहे थे? गेट के पास में जो आए ना तो गाड़ी का आवाज सुने तो क्या आवाज आया तो हमारे गाड़ी का ऐसा आवाज आ रहा था वो आने का, तब इसको देखे तो चर्च में पूरा मोड़ लिया, मोड़ के भाग रहा था, तब उधर से दौड़े। आपके सामने में ही हुआ? हाँ, तो गिर गया, गिरने बाद में उधर भागा, एक आदमी पकड़ लिया। तो एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि एक व्यक्ति किसी काम से गया हुआ था अपनी बाइक को खड़ी करके, लेकिन इसी दौरान चोर ने चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन चोर घटना को अंजाम दे पाता उससे पहले ही लोगों ने इसे देख लिया, पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर की घटना पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। कानपुर की घटना पर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। कानपुर की घटना को शासन ने गंभीरता से लिया है, ADG की तरफ से कहा गया है। अतिरिक्त पुलिस बल कानपुर भेजा गया है। प्रशांत कुमार ने ये कहा है 12 कंपनी, 1 प्लाटून PSC कानपुर भेजे गए हैं। मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। षड्यंत्रकारियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तौर पर यह कह दिया है और IPS अजय पाल शर्मा को कानपुर भेजने की तैयारी भी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि CM योगी आदित्यनाथ ने घटना पर, हालांकि CM योगी आदित्यनाथ घटना पर आकस्मिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। 9:30 बजे करीब CM योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। ACS होम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। CM योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।